गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन फॉर स्टडीज़ फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है और आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो इसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैं एजुकेशन लोन के बारे में शुरू करूँ इससे पहले एक जानकारी मैं बताना चाहती हूँ कि बैंक जितने भी लोन देता है, होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, बिजनेस लोन हुआ, इन सब में बैंक आपकी इनकम पे फोकस देता है कि आपकी क्या कमाई है। एजुकेशन लोन ही एकमात्र ऐसा लोन है जहाँ पर फोकस होता है कि स्टूडेंट ने क्या पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई करने जा रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और बोरोवर मतलब उसके साथ जो लोन अप्लाई कर रहा है, नॉर्मली पेरेंट्स होते हैं या गारंटर, उनकी इनकम पे जोर नहीं दिया जाता है, उतना जोर नहीं देता है। बैंक प्रूफ रखता है बट उसके बेसिस पे आपका लोन का अमाउंट नहीं घटा सकता है या आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं करता है अगर स्टूडेंट का पढ़ाई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो अब हम शुरू करेंगे। पहली बात है कि किस चीज़ के लिए लोन मिलेगा। लोन मिलेगा आपको फॉरेन में, आप कोई कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपने यहाँ पढ़ाई की हुई है, फॉरेन से आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी या डिप्लोमा आपको करना है, तो उस पर्पज़ के लिए बैंक आपको लोन देता है। कौन अप्लाई कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक जो यहाँ पढ़ाई किया हुआ है और अब विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहता है वो इस लोन को अप्लाई कर सकता है। कोर्सेज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 12th के बाद आप वहाँ जाके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया या पीएचडी के लिए जा रहे हैं या डिप्लोमा, ये कोर्सेज के लिए बैंक लोन देता है। हर एक बैंक अपना स्पेसिफाई किया हुआ है कोर्सेज, बट नॉर्मली ये 4 तरह के कोर्स सारे बैंक कवर करते हैं। एजुकेशन लोन जो है सरकारी बैंक नॉर्मली IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के तहत उन्होंने एक यूनिफॉर्म कोड बना रखा है, तो ये सारे लोन का लगभग जो गाइडलाइन है, जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसा यूनिफॉर्म है सारे बैंक्स के बीच में। जो लोन अमाउंट है, आप लोन अमाउंट मिनिमम कहीं से भी शुरू करके 1.5 करोड़ तक आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1.5 करोड़ तक का लोन बैंक्स देते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, कोई बैंक का सीलिंग 1 करोड़ हो सकता है, कोई बैंक का सीलिंग जो है 1.5 करोड़ हो सकता है। 1.5 करोड़ तक का एजुकेशन लोन, अगर आपका कोर्स का खर्चा इतना है तो बैंक से लोन देते हैं। और 7.5 लाख तक का जो लोन होता है उसमें कोई सिक्योरिटी मीन्स मैं अब पढ़ाई करने जाना चाहती हूँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, अब वहाँ की कोर्स का खर्चा होगा नहीं, पर मानिए कि 7.5 लाख रुपए ही है, तो अगर मैं बैंक से 7.5 लाख तक का लोन अप्लाई करती हूँ, इन दैट केस बैंक जो है कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा। मैं और मेरे साथ मेरे फादर या मैं जैसे मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड मिल करके हम लोन अप्लाई करेंगे, कोई और एडिशनल सिक्योरिटी नहीं लेता। पर 7.5 लाख के ऊपर अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है इन द फॉर्म ऑफ आपका घर लेगा जिसपे कि बैंक का चार्ज होगा, या फिर फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखे हुए आपके पैसे की रसीद, या आपके सरेंडर वैल्यू ऑफ LIC, इन सब चीज़ों को रखता है, उसमें अपना चार्ज डालता है और उसके बाद आपको एजुकेशन लोन सेंक्शन करता है। कोलेट्रल सरल भाषा में ये है वो सिक्योरिटी जिसके अगेंस्ट में बैंक आपको लोन देगा। नॉर्मली बैंक आज की तारीख में लोन लेते हैं तो जो स्टूडेंट के गार्जियन है या पेरेंट हैं वो नॉर्मल कोर्स में घर ही देते हैं, रसीद या फिक्स डिपॉजिट देने वाले बहुत कम कस्टमर होते हैं और कुछ केसेस में LIC देते हैं। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए कि मेरे को 1 करोड़ का एजुकेशन लोन लेना है, अभी मेरे घर की कीमत 70 लाख ही आई है, तो बाकी के लिए अगर मैं चाहूँ तो मिक्स ऑफ सिक्योरिटी दे सकती हूँ कि चलो मैंने इतने के लिए घर दे दिया, बाकी अमाउंट का LIC दे दिया और कुछ रकम की फिक्स डिपॉजिट दे दी। इन तीनों को जोड़ करके मेरा अगर 1 करोड़ की वैल्यू पहुँचती है तो बैंक इस हिसाब से मिक्स सिक्योरिटी कंसिडर करते हैं। अब मैंने बैंक को अपना घर तो ला के दे दिया, मैंने सोचा कि चलो मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, मेरे घर की कीमत 1 करोड़ से तो ऊपर ही है, ये मैं मानती हूँ कि मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर है, ये मैं दूंगी बैंक को तो मेरा काम हो जाएगा। बैंक ओरल डिस्कशन पे काम नहीं करता है। आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपका सब पहले पेपर देख लेगा कि हाँ बेसिक डॉक्यूमेंट सब सही है, एडमिशन लेटर वगैरह सब सही है, तो बैंक डिसाइड करेगा कि चलिए हम आगे
बढ़ सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेगा। पहला काम बैंक करता है, जैसे आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेता है, उसके पैनल पे, बैंक के खुद के पैनल पे वकील होते हैं, उनको वो उसका टाइटल चेक करने के लिए देता है कि सब कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में सही है। एक बार वो सब सही माना जाता है, सही निकलता है, लगभग इसका पीरियड होता है, टैग बोलते हैं, जो वो 1 वीक का होता है, वो हो जाता है, एवरीथिंग इज फाइन इन योर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, तो बैंक उसके बाद उसकी वैल्यू निकालता है। अगेन इसके पैनल वैल्यूअर्स होते हैं जो बैंक के पैनल पे होते हैं, वो वैल्यूएशन निकाली जाती है। बैंक मार्केट वैल्यू पे काम नहीं करता है, बैंक काम करता है रियलाइजेबल वैल्यू पे, जो कि लगभग मार्केट वैल्यू का आप मान लीजिए 90% जैसा होता है। तो अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे घर की कीमत इतनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कीमत उतनी ही आएगी, वो कम निकल सकती है। इन दैट केस बैंक जो रियलाइजेबल वैल्यू आती है उसके बेसिस पे फिर आपका लोन अराइव करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लग रहा है कि बैंक मेरे घर की कीमत 1.25 करोड़ है, बैंक ने वैल्यूएशन निकाला तो मेरे घर की कीमत निकली 1 करोड़ रुपए, और मैं लोन लेने गई हूँ 1 करोड़। तो 1 करोड़ के सामने 1 करोड़ का लोन बैंक सेंक्शन नहीं करेगा। पहली चीज़ वो देखेगा कि पढ़ाई का खर्चा क्या आ रहा है। पढ़ाई का खर्चा मानिए कि चलिए वो पढ़ाई का खर्चा मेरा 1 करोड़ से ऊपर आ रहा है, 1 करोड़ नहीं है, 1.25 करोड़ है, पढ़ाई का खर्चा इतना आ रहा है, मैं बैंक को बोल रही हूँ 1 करोड़ आप लोन दो, पर मेरी प्रॉपर्टी की कीमत ही 1 करोड़ आई। बैंक क्या करता है कि जो भी मैं लोन मांगती हूँ उसका 115% वैल्यू लेता है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान और पढ़ाई के 1 साल बाद, ख़त्म करने के 1 साल बाद, कोई इस ड्यूरेशन में EMI भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इंटरेस्ट भरने पे बैंक जोर नहीं देता है। तो 115% ऑफ योर लोन अमाउंट उतनी की सिक्योरिटी लेता है। तो होगा क्या, मेरा लोन लगभग 80 से 85 लाख के बीच में ही सेंक्शन होगा, जबकि मैं बैंक के पास यही सोच के गई थी कि मेरा 1 करोड़ का लोन तो सेंक्शन हो जाएगा। तो इसमें होता है बैंक वैल्यूएशन करवाता है, आप वैल्यूएशन टाइटल के बेसिस पे फिर वो आपका लोन अमाउंट अराइव करता है। अगेन जो भी मेरा पढ़ाई का खर्चा है, से मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन ले लिया, अभी पढ़ाई का खर्चा तो 1.25 करोड़ था, 1 करोड़ तो लोन नहीं दिया बैंक ने, 80 लाख का लोन दिया, बाकी का कितना खर्चा निकला 45 लाख। तो दैट 45 लाख इज टू बी बॉर्न बाय द स्टूडेंट, 80 लाख जो है बैंक मुझे लोन दे रहा है। तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन होगा। अब मैं कोई भी पैसा बैंक से लेने जाऊंगी कि मेरा अभी ये खर्चा है, आप कॉलेज को दे दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि बैंक 80 लाख के टुकड़े करके पहले दे देगा, बाद में बोलेगा आप अपने 45 लाख निकालिए। 80/45 का जो रेशियो आएगा, उसी रेशियो में बैंक डिसबर्समेंट हर बार करेगा। दिस मीन्स मैं बैंक से 1 रुपये भी लेने जाऊंगी तो बैंक अपना हिस्सा निकालेगा और इसी रेशियो में बोलेगा आपके अकाउंट से पैसा दीजिए, एंड नेट अमाउंट आपका जो है सामने कॉलेज में क्रेडिट होगा। ये थ्रू आउट द डिसबर्समेंट पीरियड मेंटेन करेगा। लोन का टेन्योर, नॉर्मली एजुकेशन लोन का रीपेमेंट बैंक 15 साल का देता है। दिस मीन्स कि पढ़ाई का ड्यूरेशन 2 साल रहा, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फॉरेन से तो 4 साल रहा, वो ड्यूरेशन प्लस बैंक 1 साल नौकरी ढूंढने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए देता है, प्लस 15 ईयर्स। तो जो भी आपका एजुकेशन पीरियड है उसके साथ 1 साल और, ये इसके साथ आप 15 साल जोड़ दीजिए, ये आपका पूरा लोन का टेन्योर होता है। लोन भरने की तारीख तब होती है जब आपका एजुकेशन पीरियड प्लस 1 ईयर पूरा हो जाए, उसके बाद जो 15 साल है उसमें EMI आप भरेंगे, आपका EMI काउंट होना चालू हो जाएगा। पढ़ाई और उसके 1 साल के दौरान आपका जो है इंटरेस्ट सर्व करवाता है बैंक, ताकि जो है पढ़ाई का ये एजुकेशन प्लस 1 ईयर ख़त्म होने पे एक बहुत बड़ी रकम ना इकट्ठा हो जाए भरने के लिए, तो इंटरेस्ट सर्विसिंग करवाता है। कई जगहों पे ये कंपलसरी नहीं है और कई बैंक्स में कंपलसरी है कि पेरेंट या गार्जियन उसको सर्विस करता रहे। अब आया कि कोलेट्रल कौन दे सकता है। से मैं पढ़ने जा रही हूँ पर मेरे हस्बैंड के पास ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो दे सके, तो इन दैट केस ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। बैंक बोलता है चलिए आप हैं, आपके साथ को बोरोवर है, आप थर्ड पार्टी गारंटी ले आइए, गारंटर ले आइए जिसके पास ये घर है। अब मानिए कि मेरे पिताजी के पास ये मकान है या मेरे चाचा के पास ये मकान है जो तैयार है इसको देने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक गारंटर की तरह जुड़ जाएंगे। तो लोन में 3 लोग हो जाएंगे, एक मेन बोरोवर जो कि मैं रहूँगी एज ए स्टूडेंट, मेरे हस्बैंड एज अ को बोरोवर, एंड थर्ड वुड बी माय अंकल एज अ गारंटर जो कि प्रॉपर्टी दे रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे पूरा लोन अराइव होगा, बैंक उस पर अपना चार्ज लगाएगा और उसके सामने लोन सेंक्शन करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे या मेरे को बोरोवर के नाम पे ही सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोई मेरा क्लोज रिलेटिव मीन्स क्लोज रिलेटिव अगर है
तो वो साथ में एज अ गारंटर खड़ा हो सकता है और सिक्योरिटी दे सकता है। अब हम आते हैं बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब सब चीज़ है, मेरे को क्लियर हो गया, अब मुझे क्या डॉक्यूमेंट लेके बैंक के पास जाना है। नॉर्मली देखिए, जब हम फॉरेन में एडमिशन लेने जाते हैं, यूएसए हो गया या यूके हो गया, कई कंट्रीज़ में इंग्लिश एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। दैट इज़ आपका आईएलटीएस का एग्ज़ाम या टॉफल का एग्ज़ाम का क्राइटेरिया, तो वो प्रायर क्लियर हो चुका होना चाहिए। तो बैंक ये डॉक्यूमेंट इंसिस्ट करता है। आजकल कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपने नहीं किया है तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंट्री टू द कॉलेज आपको क्लियर कर लेना है। अगर ये लिखा हुआ है तो बैंक उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो है, आपका फॉरेन कॉलेज का एडमिशन लेटर आ चुका होना चाहिए। कॉलेजेस में वो सर्टेन फीस भरवाते हैं कि आपका फ़ी ये पे कर दीजिए तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। तो सेकेंड, वो प्रूफ चाहिए कि आपकी सीट बुक हो गई है, आपकी इतनी फीस का पेमेंट हो गया है। पेमेंट प्रूफ लेगा, वहाँ से कंफर्मेशन लेगा बैंक। तो आपका एडमिशन लेटर हो गया, इंग्लिश एलिजिबिलिटी हो गई, आपका फ़ी कंफर्मेशन लेटर हो गया, वहाँ का पेमेंट का प्रूफ लेगा। इसके बाद बेसिक डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पैन कार्ड इज़ कंपलसरी, पैन कार्ड बैंक लेता है, आधार कार्ड लेता है, 2 फोटोग्राफ्स होते हैं। 10th 12th और से आप 12th के बाद जा रहे हैं तो 10th 12th, अगर आप ग्रेजुएशन यहाँ करके जा रहे हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स से आप वहाँ पीएचडी करने जा रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक लेगा, उसके ओरिजिनल वेरीफाई करेगा, अटेस्ट करके रखेगा। अगर आप यहाँ पढ़ाई करके सीधे जा रहे हैं बट बीच में आपने 2-3 साल 5 साल जॉब किया है, तो आपका गैप पीरियड में आपने जो भी किया उसका प्रूफ, अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसका सेटिस्फैक्ट्री रीज़न कि आपने क्यों नहीं किया, आप क्या कर रहे थे इतने गैप में, आपने खाली क्यों बैठे रहे। और अगर आपने जॉब किया तो से आपका इन बिटवीन का अपॉइंटमेंट लेटर, आपके सैलरी सर्टिफिकेट, अकाउंट स्टेटमेंट, जिससे प्रूव हो जाए कि 5 साल 6 साल जो भी गैप रहा ड्यूरिंग द प्रीवियस एजुकेशन एंड द नेक्स्ट एजुकेशन दैट यू आर गोइंग फॉर, तो वो प्रूफ लेता है बैंक। इतने डॉक्यूमेंट हो गए। और आपके साथ जो भी को बोरोवर है उसका पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, उसके फ़ोटोग्राफ्स होंगे, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड उनका अकाउंट स्टेटमेंट, फॉर्म 16, आईटीआर, बिजनेसमैन है तो उनका आईटीआर, 3 साल का आईटीआर, उनका अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब बैंक लेता है। ये को बोरोवर और अगर गारंटर आपने लिया, से आप 7.5 लाख के ऊपर लोन ले रहे हैं और आपने गारंटर बोला है, तो गारंटर के डॉक्यूमेंट्स जो कि सेम रहेंगे एज अ को बोरोवर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका इनकम प्रूफ, उनके अकाउंट स्टेटमेंट, ये चीज़ें लेता है। एक कारण ये भी होता है लेने के लिए कि से कल स्टूडेंट पे नहीं कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है तो इनकम जो को बोरोवर है वो सफिशेंट है कि उसका इंटरेस्ट सर्व कर सके क्या नहीं, या इनकम सी दीज थिंग्स, ये चीज़ें क्या करती हैं, हमको फेथ दिलाते कि नहीं जो पैसे मैं दे रहा हूँ वो सेफ़ है, सेफली रीपे हो जाएगा। बैंक को पता है कि अगर ये पढ़ाई करेगा तो पैसे तो आने ही वाले हैं, बट ऑन पेपर वो सब चीज़ों को रखता है। तो ये सब चीज़ें वो रखता है कि एक इस लोन एप्लीकेशन में स्ट्रेंथ है, इसको सेटिस्फैक्टरली हम कर सकते हैं और फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो ये चीज़ें बैंक लेता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिसबर्समेंट बैंक करेगा डायरेक्टली कॉलेज को। कई कॉलेजेस से ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली कॉलेज नहीं लेता, बीच में इंटरमीडियरी होते हैं जिनको बैंक पे करता है और फिर वो कॉलेज को देते हैं। बट ब्लैंक वे में बैंक किसी को पेमेंट नहीं करता है। हर एक बैंक के अपने खुद की लिस्टिंग होती है कि हम इस इंटरमीडियरी को पे कर सकते हैं, ऐसे पे कर सकते हैं, तो बैंक उस हिसाब से उसको पेमेंट करता है। अगर उसके अप्रूव्ड लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो बैंक डायरेक्टली उसको पे नहीं करेगा, वो कॉलेज को ही पेमेंट करने पे इंसिस्ट करेगा। अभी नेक्स्ट सवाल है कि क्या एजुकेशन लोन में प्रोसेसिंग फ़ी लगती है। एजुकेशन लोन में प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगती है, बट फॉरेन एजुकेशन के केसेस में बैंक नॉमिनल फ़ीस से 10,000 to 20,000 सबका अलग अलग होता है, वो फ़ीस का चेक लेता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट फॉरेन का अपना बैंक से एजुकेशन लोन सेंक्शन करवाता है, अपना वीज़ा प्रोसेस करवाता है और वो डिसबर्समेंट कभी लेता नहीं है। इन दैट केस बैंक क्या करता है, अगर कोई डिसबर्समेंट नहीं होता तो प्रोसेसिंग फ़ी वो काट लेता है। पर मान लीजिए कि आपने एजुकेशन लोन लिया, आपने सेंक्शन करवाया, डिसबर्समेंट भी लिया, तो बैंक फिर 10,000 या 20,000 जो भी आपको प्रोसेसिंग फ़ी लिया है वो आपके लोन अकाउंट में एज अ रीपेमेंट डाल देता है। सो अगर आप डिसबर्समेंट ले लेते हैं तो एजुकेशन लोन में कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है।
अगर डिसबर्समेंट नहीं लेते हैं तो जो भी बैंक ने चेक लिया है वो टुवर्ड्स प्रोसेसिंग काट लेगा आपके अकाउंट से। नॉर्मली टैट जो है एजुकेशन लोन में बैंक 15 दिन से लेकर के 30 दिन तक का टैट रखता है। इतने ड्यूरेशन में बैंक लोन आपका सेंक्शन करता है। सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, मैंने आज फर्स्ट डिसबर्समेंट ले लिया, 6 महीने बाद अगर मैं बैंक के पास जाती हूँ कि नाउ माई नेक्स्ट सेमेस्टर इज स्टार्टिंग, आप मेरा डिसबर्समेंट कर दीजिए, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, आपका जो प्रीवियस जो भी आपने एग्ज़ाम दिया उसके रिजल्ट मांगेगा कि आपने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट जो है आपके सेमेस्टर का जहाँ डिसबर्समेंट है वो बैंक का डिमांड लेटर, कॉलेज का डिमांड लेटर लेता है, और आपका जो भी मार्जिन डिसाइड हुआ कि इतना पैसा, जैसे मैंने बीच में बताया, उस मार्जिन के हिसाब से अकाउंट में पैसे रखवाते हैं, और फिर ये प्रूफ के बेसिस पे नेट अमाउंट लोन में से डिसबर्समेंट आपका मार्जिन जोड़ करके सामने कॉलेज को फीस का पेमेंट करते हैं। ये हो गया फॉरेन एजुकेशन लोन के बारे में। एक होता है इंडियन एजुकेशन लोन, जिसमें कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट कवर होते हैं, जैसे प्रीमियर एजुकेशन लोन या स्कॉलर लोन, अलग अलग नाम से बैंक बोलते हैं, बट द पर्पस इज़ फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट। ये हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।